औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा ऑनलाइन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है मॉडर्न फिज़िक्स का, और हमने पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो हैं उनको स्टार्ट किया हुआ है। और पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कल मैंने आपको थर्ड पास्टुलेट जो है उसको पढ़ाया था, और जो थर्ड पास्टुलेट है इट इज़ रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेबल्स। और हमने ये कल सीखा कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑब्जर्वेबल्स की बात करते हैं तो वो ऑब्जर्वेबल्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिक्स के अंदर एज एन ऑपरेटर के तौर पर एक्ट करते हैं। और कल मैंने आपको दो ऑपरेटर जो हैं वो कैलकुलेट करके दिए थे, जिनमें एक हमने एनर्जी ऑपरेटर और एक हमने जो है वो मोमेंटम ऑपरेटर जो है उसको कैलकुलेट करके देखा। फिर हमने जो है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो है उसको भी कैलकुलेट किया। तो आज हमने जो है अब नेक्स्ट हमारा टास्क जो है, चूँकि हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो पहले नंबर पर जो टोटल एनर्जी होती है आपके पास किसी भी सिस्टम की, टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ई हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी v के बराबर होती है। और इसको हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू p²/2m प्लस v। ठीक है, अब यहाँ पर E को मैं h हैमिल्टोनियन से रिप्लेस करता हूँ। हैमिल्टोनियन एक्चुअली क्या होता है? हैमिल्टोनियन किसी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा होता है उसकी एनर्जी को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, हैमिल्टोनियन क्या है? हैमिल्टोनियन एक्चुअली सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। और हैमिल्टोनियन जो है वो किसी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा होता है ये मद्देनज़र रखते हुए कि उस सिस्टम की एनर्जी क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर ये h p²/2m प्लस v के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम p की वैल्यू रखें -h कट डेल, तो ये हमारे पास h जो ऑपरेटर है -h कट स्क्वायर/2m डेल स्क्वायर प्लस v के बराबर आ जाएगा। तो ये जो ऑपरेटर है ये वाला, इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? इस ऑपरेटर को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है इसका नाम देते हैं। देखिए, हैमिल्टोनियन जो है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने जब भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, यानी किसी सिस्टम की स्टेट निकालनी है, तो सिस्टम की स्टेट निकालने के लिए हमें उसके वेव फंक्शन की ज़रूरत होती है। और हमें पता है कि वेव फंक्शन जो है वो हम किसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं? वेव फंक्शन हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकालते हैं। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो कैसे सॉल्व आउट होती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअली हैमिल्टोनियन को सॉल्व करती है, किसी सिस्टम के हैमिल्टोनियन को सॉल्व करती है, और उससे फिर वेव फंक्शन जो है वो निकलता है। इसलिए आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब भी किसी सिस्टम को सॉल्व आउट करना शुरू करते हैं, किसी भी सिस्टम को लेते हैं, तो सबसे पहले उस सिस्टम का हैमिल्टोनियन जो है वो हमें राइट डाउन करना पड़ता है। और हैमिल्टोनियन क्या होता है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास जो है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो आ गया। ठीक है, उसके बाद कुछ और ऑपरेटर्स जो हैं उनका भी हमें यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास है लीनियर ऑपरेटर्स और उनकी प्रॉपर्टीज। लीनियर ऑपरेटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज। तो जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको मैं राइट डाउन करने लगा हूं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है कि
दे आर लीनियर, ऑपरेटर्स लीनियर होंगे इफ ओ इज द ऑपरेटर, अगर ओ कोई ऑपरेटर है तो ओ अगर एक्ट करे इस स्टेट के ऊपर, तो अगर ये लीनियर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए ओ ऑफ साई प्लस बी ओ ऑफ साई इफ इट इज लीनियर। और यहां पर ए और बी क्या है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। अगर ये लीनियर है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, तो जो ऑपरेटर्स हैं ओ और ए, इनका एसोसिएटेड करैक्टर होता है, ठीक है। एसोसिएटिविटी को ये फॉलो करते हैं, ऑपरेटर्स ओ एंड ए फॉलो एसोसिएटिव करैक्टर, इनका एसोसिएटिव करैक्टर होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ओ ए ऑफ साई और ओ ए ऑफ साई। हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं और ये लीनियर ऑपरेटर जो हैं इनका एसोसिएटिव करैक्टर है। तीसरे नंबर पर दे नॉट नेसेसरली कम्यूट, ठीक है। ये एक दूसरे से जरूरी नहीं है कि कम्यूट करें, यानी कि ये कम्यूटेशन को जरूरी नहीं है कि फॉलो करें। दे डू नॉट नेसेसरली कम्यूट, जरूरी नहीं है कि ये आपस में कम्यूट करें, ठीक है। यानी कि ओ ए ऑफ साई इज नॉट इक्वल टू ए ओ ऑफ साई। लेकिन अगर कोई आर्बिट्रेरी साई हो, ठीक है, यानी कि कोई भी साई हो, तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ओ ए साई जो है दैट इज इक्वल टू ए ओ ऑफ साई। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स ओ एंड ए कम्यूट विद ईच अदर, ठीक है। तो ये कुछ लीनियर प्रॉपर्टीज हैं, लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास ओ अगर एक लीनियर ऑपरेटर है तो आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं ये एसोसिएटिव करैक्टर को शो करते हैं। तीसरे नंबर पर लीनियर ऑपरेटर्स जो हैं ये जरूरी नहीं है कि हर दफा कम्यूट करें, लेकिन किसी आर्बिट्रेरी साई स्टेट के लिए ये कम्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी चंद प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, उसके बाद अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है और वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ये टर्म्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप बार बार जो है इनको यूज करेंगे। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, ये वाली टर्म्स बार बार जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो जब हम
किसी स्पेशल सिचुएशन के अंदर ऑपरेटर्स जो हैं उनसे कंसर्न्ड होते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स वो ऑब्जर्वेबल्स हैं कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में इन ऑपरेटर्स को किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी ऑपरेटर्स की कि जब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप ऑब्जर्वेबल्स की बात करते हैं तो ऑब्जर्वेबल जो है वो ऑपरेटर्स बन जाते हैं, और ऑपरेटर्स जो हैं वो जब किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होते हैं तो ऑपरेट होने के बाद वो एक नया फंक्शन आपको देते हैं विद ए myriad वैल्यू। लेकिन अगर ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटर इस तरह हो कि वो जिस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हुआ है वो ऑपरेट होने के बाद उस फंक्शन को चेंज ना करे, बल्कि उस फंक्शन के साथ ऑपरेट होने के बाद एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दे, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है इट इज द आइगन फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? ये एक आइगन फंक्शन है। देखिए मैं फिर इसको बताता हूं, रिपीट करता हूं। अगर कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो और वो उस वेव फंक्शन को चेंज ना करे, वैसे ही रहने दे वेव फंक्शन को, और उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये वाला वेव फंक्शन जो है ये आइगन फंक्शन है किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए। तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है इस फंक्शन के साथ, ठीक है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है इस फंक्शन के साथ, उस कांस्टेंट को हम आइगन वैल्यू का नाम देते हैं। यानी कि जब आप किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं और उस फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद वो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं आइगन फंक्शन। और इसके नतीजे में जो एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है फंक्शन के साथ, उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। अब आप सपोज करें कि आपके पास एक ऑपरेटर ए है, ठीक है, और ये किसी आइगन फंक्शन साई के ऊपर ऑपरेट होता है। तो जब ये इसके ऊपर ऑपरेट होता है तो ये ऑपरेट होने के बाद इस फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देता है, यानी कि ए जब साई पे ऑपरेट होता है तो इस साई के अंदर कोई चेंज नहीं आती, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू ए इसके साथ आइगन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो साई यहां पर क्या है? क्योंकि ये साई चेंज नहीं हुआ, तो साई क्या है? साई आइगन फंक्शन है, यानी कि वो वेव फंक्शन जो ऑपरेटर के ऑपरेशन के बाद चेंज ना हो, ठीक है, द वेव फंक्शन which not changed after the operation of the operator is known as eigen function of that operator। तो ये साई जो है ये जो कि चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये ए ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। और जो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है आइगन फंक्शन के साथ ए, the constant value a multiplied by the eigen function is known as आइगन वैल्यू। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक आइगन वैल्यू है। तो हम यही इक्वेशन जो है ये वाली, इसको इस तरह भी राइट डाउन कर सकते हैं
आइगन वैल्यू की फॉर्म में कि ए साई ऑफ ए साई ऑफ ए इज द आइगन वैल्यू एंड साई ऑफ ए इज द आइगन फंक्शन। कुछ केसेस के अंदर दो या दो से ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस जो हैं वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं सेम आइगन वैल्यूज को। यानी कि बाज़ दफ़ा दो या दो से ज़्यादा आइगन फंक्शंस जो होते हैं वो सेम वैल्यूज़ दे रहे होते हैं, यानी कि उनकी सेम आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर सेम आइगन वैल्यूज़ आ रही हों तो जो डिफरेंट स्टेट हैं जो कॉरस्पॉन्ड कर रही हो सेम आइगन वैल्यूज़ को, तो उन डिफरेंट स्टेट्स को हम फिर कहते हैं डीजेनरेट। ठीक है, यानी कि ऐसी स्टेट जो सेम आइगन वैल्यूज़ को कॉरस्पॉन्ड कर रही हो, यानी कि ऐसी स्टेट्स के जिनके ऊपर जब ऑपरेटर ऑपरेट हो और ऑपरेट होने के बाद सेम आइगन वैल्यूज़ दे रहे हो, तो हम कहते हैं कि ये स्टेट्स जो हैं ये डीजेनरेट स्टेट्स हैं। तो आप देखें कि इन सम केसेस, कुछ केसेस के अंदर टू और मोर लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो लीनियर कुछ केसेस जो हैं इनमें दो या दो से टू और मोर लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस corresponds to same आइगन वैल्यूज, तो वो सेम आइगन वैल्यूज को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। द डिफरेंट स्टेट्स which corresponds to same eigenvalues are known as degenerate states। ऐसी स्टेट्स जो हैं इनको हम डीजेनरेट स्टेट्स का नाम देते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, सारे केसेस नहीं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें आइगन फंक्शंस जो हैं वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं सेम आइगन वैल्यूज को। तो ऐसी स्टेट्स के जिनकी सेम आइगन वैल्यूज हो, यानी कि जब उनके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट करें उन स्टेट्स के ऊपर और सेम आइगन वैल्यूज आए, तो हम ऐसी स्टेट्स को डीजेनरेट स्टेट्स का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ ऑपरेटर्स को चेक करते हैं कि वो आइगन फंक्शन हैं या वो आइगन फंक्शन नहीं है। तो सपोज करें कि हम पहले देखते हैं e की पावर kx, ये कोई आइगन फंक्शन है। तो इसके ऊपर अगर मैं ऑपरेटर d/dx ऑपरेट करूं, e की पावर kx, इसको मैं कह देता हूं कि साई जो है वो e की पावर kx के बराबर है। तो इसमें मैं ये ऑपरेटर लगाऊं तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, k e की पावर kx। ठीक है जी, तो e की पावर kx तो साई के बराबर ही है, लिहाजा k इज इक्वल टू साई। तो वेव फंक्शन जो है वो चेंज तो नहीं हुआ और k जो है वो आइगन वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि e की पावर kx जो है, e की पावर kx इज ए आइगन फंक्शन, ये एक आइगन फंक्शन है। और k क्या है, k इज ए आइगन वैल्यू, और k जो है वो एक आइगन वैल्यू है। कि यानी कि जब ऑपरेटर d/dx आपने e की पावर kx के ऊपर ऑपरेट किया है, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद k की पावर ex आया, तो e की पावर kx में तो कोई चेंज नहीं है, वो तो वही रहा। लिहाजा ये d/dx का आइगन फंक्शन है
और के जो है इसके अंदर ये एक आइगन वैल्यू है। ठीक होगी बात। उसके बाद हम देखते हैं साई को लेते हैं साइन ओमेगा टी के बराबर। साई लेते हैं साइन ओमेगा टी और इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को। साई डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो पहला डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा साइन ऑफ कॉज ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। उसके बाद फिर डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहां पर फिर वेव फंक्शन वही आ गया। देखें ये साइन ऑफ ओमेगा टी था, तो साइन ऑफ ओमेगा टी जो है व्हाट इज दिस इज आइगन फंक्शन। साइन ऑफ ओमेगा टी इज ए आइगन फंक्शन। ये एक आइगन फंक्शन है और माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये आइगन वैल्यू है। ठीक है जी। अच्छा यहां पर ये गलती कर गया मैं, ये डी टी स्क्वायर था ऑपरेटर, टी के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएशन हो रही है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि डी ओवर डी टी स्क्वायर जब साइन ओमेगा टी पे ऑपरेट हुआ है तो इसने वेव फंक्शन को चेंज नहीं किया, वही वेव फंक्शन हमारे पास दोबारा आ गया, लिहाजा साइन ओमेगा टी जो है ये एक आइगन फंक्शन है। इसी आप तरह देखें कि अगर एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी स्टेट साई एन के ऊपर ऑपरेट होता है तो ये भी इस फंक्शन को चेंज नहीं करता, लेकिन इसके साथ एक आइगन वैल्यू ई एन आ जाती है। तो साई एन आइगन फंक्शन है और ई एन आइगन वैल्यू है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज करें कि साई जो है वो बराबर है ई की पावर आयोटा के एक्स के। इसके ऊपर डी ओवर डी एक्स इंटू साई डी ओवर डी एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स। तो डी ओवर डी एक्स इंटू साई आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स दैट इज इक्वल टू आयोटा के साई। तो ये साई भी आयोटा के एक्स जो है ये क्या है, ये आइगन फंक्शन है। ठीक है। और आयोटा के क्या है, ये आइगन वैल्यू है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स थी जो हमने स्टडी की हैं आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के हवाले से। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गया कि आइगन फंक्शन वही होगा कि जब उसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट हो और ऑपरेटर के ऑपरेट होने के बाद वेव फंक्शन जो है वो चेंज ना हो, वो वही बुला रहे, तो वो आइगन फंक्शन होगा। और उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी उस कांस्टेंट वैल्यू को हम आइगन वैल्यू का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें एक दो एग्जांपल और लेके देखते हैं। सपोज करें कि साई
हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर है। तो इसका डी ओवर डी टी इंटू साई हम लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यह आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो अब आप देखें कि 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी नहीं बिना, ये तो कोई और ही वैल्यू डेरिवेटिव लेने के बाद जो है वो आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इट इज नॉट द आइगन फंक्शन। तो चूंकि ये आइगन फंक्शन नहीं है, इसके लिए इसलिए इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो भी फिर आइगन वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह आप और बहुत सारे फंक्शंस लेकर उनको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या वो आइगन फंक्शन है या वो आइगन फंक्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको ऑपरेटर ऑपरेट करना पड़ेगा उस फंक्शन के ऊपर, और अगर वो फंक्शन चेंज नहीं होता तो फिर वो आइगन फंक्शन है, लेकिन अगर वो फंक्शन चेंज हो जाता है तो फिर वो आइगन फंक्शन नहीं है। उसके बाद आए अब ये तो हमारा जो है ये आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन, ये तीसरा पास्टुलेट जो है वो हमने डिटेल के साथ ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करके देख लिया है, जितना आपके कोर्स के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड था। अब 3 पास्टुलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स के आपने स्टडी कर ली हैं, और आपका जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग दी फार्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मैथमेटिक्स वो कुछ थोड़ा सा बिल्ट हो गया, कि यानी कि हमने इन 3 पास्टुलेट्स के अंदर रहते हुए क्वांटम मैकेनिक्स का जो अलजबरा है या जो मैथमेटिक्स है उसको परफॉर्म करना है। ठीक है जी, अब जो मेन बुनियादी चीज जिसकी तरफ हम आ रहे हैं वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इसको हम लिख लेते हैं SWE। तो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो 2 किस्म की होती हैं। एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और जो दूसरी हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और नंबर 2, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये दोनों वेव इक्वेशंस जो है टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, ये दोनों हमने कैलकुलेट करके देखनी है। मैं आपको प्रीवियसली जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बता चुका हूं कि श्रोडिंगर जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम था, और इसने ये वेव इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी
क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो माइक्रो पार्टिकल्स के सिस्टम्स हैं उनकी स्टेट को फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है इसका काम क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का काम है सिस्टम की स्टेट को फाइंड करना, और इसको वेव इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेव्स के साथ डील करती है, उन वेव्स के साथ डील करती है जो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो फिर मैं लेक्चर यहां पर आज एंड कर रहा हूं। तो अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो वहां पर फिर हम इनका सोल्यूशन देखेंगे कि हम कैसे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो हैं इनको ड्राइव आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अब इंशाल्लाह मंडे को आपकी क्लास होगी और मंडे को हम EMT को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट थर्सडे को फिर इसको हम टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो हैं